हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर का जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है टर्म जून 2024 के लिए सेट 1। कौन से सब्जेक्ट का सर? पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन आज हम यहां पे बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जून 2024 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं और फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं या फिर बोथ ग्रुप देने वाले हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का हम आज पूरा का पूरा एमक्यूपी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जून 2024 के लिए, जिसमें हम आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 4 पेपर के एमक्यूपी डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। एंड इसके अलावा सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए भी है एससीएम और एसएफएम का हम एमक्यूपी का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाले। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सिलेबस 2016 जो हुआ करता था आपका, वो टोटली स्क्रैप हो चुका है। तो अब केवल और केवल सिलेबस 2022 जो है वही एग्जिस्टेंस में है। काफी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर सिलेबस 2016 बेटा अब स्क्रैप हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब केवल और केवल एक ही सिलेबस एग्जिस्टिंग में है, दैट इज सिलेबस 2022। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एमक्यूपी रखा है इंस्टीट्यूट ने, इससे हमें सबसे पहले यही बात क्लियर होती है कि सर इस बार पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट टाइम पेपर का पैटर्न था बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दो नंबर के 15 एमसीक्यू रखे गए 30 मार्क्स का, और इसके बाद सेक्शन ए जो है कंपलसरी है। इसके बाद सेक्शन बी रखा गया जिसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 14 मार्क्स की है। और ये जो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें पार्ट्स बना दिए गए हैं दो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, पार्ट ए पार्ट बी 7 मार्क्स, दोनों प्रैक्टिकल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट ए और पार्ट बी 7 मार्क्स, फिर से दोनों प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर पार्ट ए और पार्ट बी 7 मार्क्स, अगेन दोनों प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट ए और पार्ट बी 7 मार्क्स, दोनों प्रैक्टिकल। सर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक सिंगल क्वेश्चन रखा गया 14 मार्क्स का। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था एग्जामिनेशन में, जो दिसंबर 2023 के पेपर थे उसमें भी इंस्टीट्यूट ने यही किया था कि एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूरा रखा था उन्होंने। इस बार भी यही प्लान है इनका। क्वेश्चन नंबर 7 के फिर से 2 पार्ट कर दिए, बट इसमें क्या किया, पहला पार्ट 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरेटिकल रख दिया। और उसके बाद जैसा कि हमें पता है सर, लास्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 वो थ्योरेटिकल होता है, जिसमें 3 पार्ट है, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। बट सर हमें तो 7 में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी 7 मार्क्स की थ्योरी है, 8 तो थ्योरेटिकल है ही। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3 और 2, 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों प्रैक्टिकल आप यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब 70 मार्क्स का यहां पे सेकंड सेक्शन बी में आप पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। और सर जो एमसीक्यू होता है उसमें फालतू मार्क्स कभी डिडक्ट होता ही नहीं है। एमसीक्यू ठीक है तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, गलत है तो सिंपल सी बात है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है, तो आप यहां पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर जैसा कि हमें पता है 3 घंटे हमें अलाउ किए जाते हैं और 100 नंबर का हमारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है अपने को। द फिगर्स इन द मार्जिन ऑन द राइट साइड इंडिकेट फुल मार्क्स, इधर साइड में मार्क्स लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का कंपलसरी रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को केवल और केवल चूज करना है सर कौन सा ऑप्शन ठीक है। पॉइंट नंबर 1, विच स्टैंडर्ड डील विद द
प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। सर कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के साथ डील करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जिसका नाम ही है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ा हुआ है आप इसका आंसर इजीली दे सकते थे। सेकंड पॉइंट, ब्लैंक इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है किसी भी चीज को जिसके लिए आप कॉस्ट की सेपरेट कैलकुलेशन करते हो। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्लैंक इंक्लूड्स इंप्यूटेड कॉस्ट, shall not, shall be और none of this। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं आती, कोई नॉशनल कॉस्ट नहीं आती क्योंकि वो तो डायरेक्टली इनकर हो रही है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो आंसर विल बी shall not, डायरेक्ट एक्सपेंसेस shall not included इंप्यूटेड कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आपको ये बात लिखी हुई मिल जाती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस shall not include imputed cost। पॉइंट नंबर 4, फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट। सर जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का तो हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड इज आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, पीरियड कॉस्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सेल्स बजट इज एक्सपेंडिचर। सर सेल एक्सपेंस थोड़ी ना है। फंक्शनल बजट यस, मास्टर नन ऑफ दीज। सर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल बजट जो है वो फंक्शन का पार्ट है, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो सेल्स बजट इज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट। पॉइंट नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एन अबनॉर्मल गेन इन ए प्रोसेस अकर। सर अबनॉर्मल गेन वो सिचुएशन होती है जब आपका एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से कम होता है। पहला है व्हेन नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। सर नहीं। when the actual output is greater than the planned output, answer is no। when actual loss is more than the expected, sir वो abnormal loss होता है। when actual loss is less than the expected loss, sir yes। आप सोच के बैठे हो 100 यूनिट खराब हो जाएगी लेकिन एक्चुअल में 80 यूनिट ही खराब हुई तो वो जो 20 यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम? abnormal gain। अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आप इजीली इस पॉइंट का आंसर दे सकते थे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अब्जॉर्प्शन मींस चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर। सर ओवरहेड को कॉस्ट सेंटर में चार्ज करने को अब्जॉर्प्शन नहीं अपॉर्शनमेंट बोला जाता है। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट। सर आंसर इज यस। जब हम ओवरहेड को किसी प्रोडक्ट, जॉब या ऑर्डर से चार्ज करते हैं जिसको कॉस्ट यूनिट भी बोला जाता है, दैट इज नॉन एज अब्जॉर्प्शन। अगर आपने ओवरहेड का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्चुअली आप इस पॉइंट का आंसर दे सकते थे। पॉइंट नंबर 8, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ। सर प्राइमरी पैकिंग कवर किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। सर इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट में कवर किया जाता है। यही सेकेंडरी पैकिंग जो होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जो 8 पॉइंट आपको दिए गए सर ये 8 के 8 थियोरिटिकल थे। 8 के 8 थियोरिटिकल थे, इसमें किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स है, 60% कंप्लीट है इन ऑल रेस्पेक्ट, 60% कंप्लीट है एवरी रेस्पेक्ट में, इज कितनी यूनिट होगी? तो यहां पे खुद ही इन्होंने कैलकुलेशन से लिख रखी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी तरफ से थोड़ा सा। तो अगर 1000 यूनिट है तो अगर 60% कंप्लीट है तो सिंपल सी बात है इट विल बी ट्रीटेड एज 600 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 600 यूनिट्स। नेक्स्ट 10th भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600, कहते हैं कॉस्टिंग का जो लॉस है, जब आप कॉस्टिंग का लॉस लिख रहे हो तो ये 5600 है, लॉस है। एडमिन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब बीइंग 600,
सर कोई भी अंडर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कॉस्टिंग में से लेस किया जाता है। ये भी नेगेटिव था, ये भी लॉस था और ये भी माइनस किया जाता है, तो फिर लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना होगा? तो सर ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 6200। लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ जाएगा आपका सी 6200। नेक्स्ट 11th भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। कितने कंट्रीब्यूशन है? 3 लाख का, सेल है 15 लाख की, पीवी रेशियो बताओ। पीवी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। मार्जिनल कॉस्टिंग का बिल्कुल बेसिक है। 3 लाख रुपए अगर आपका कंट्रीब्यूशन है और 15 लाख अगर आपकी सेल्स है तो 20% विल बी पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बी विल बी और करेक्ट आंसर 20%। सर नेक्स्ट 12th ये भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। व्हाट इज द लेबर रेट वेरिएंस? सर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अगर स्टैंडर्ड आवर्स है 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 400 एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। सर स्टैंडर्ड रेट है ₹2 एंड एक्चुअल आवर्स टेकन आर 380 एट द रेट ऑफ 2.25। एक्चुअल रेट है 2.25 और एक्चुअल कितने घंटे लिए आपने? 380। तो सर इसका मतलब ये आ जाएगा 9500, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव को आप बोलते हो एडवर्स, तो सर 9500 एडवर्स, सी विल बी और करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, लेबर वेरिएंसेस का बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। सर नेक्स्ट 13 ये भी आपको प्रैक्टिकल मिल जा रहा है यहां पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000 while the actual cost of material used is 16,200। एक्चुअल कॉस्ट है 16,200। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 15,000 माइनस 16,200, सर इट विल बी 1,200 और वो भी नेगेटिव है तो एडवर्स 1200 एडवर्स, ए विल बी और करेक्ट आंसर। अगेन मैं कहूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल वेरिएंसेस का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो है 14 ये आपको फिर से थ्योरी दे दिया। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ऑल ऑफ द अबव। सर जॉब कॉस्टिंग फर्नीचर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है, रिपेयर शॉप्स में भी यूज किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी इसको यूज किया जाता है। डी विल बी और करेक्ट आंसर, डी विल बी और करेक्ट आंसर। इसके बाद 15th अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम, अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम if a worker fails to complete the task within the standard time then he is paid। सर अगर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में वर्कर विद इन द टाइम काम नहीं कर पाता तो उसको क्या मिलता है? कम मिलता है। कितना मिलता है? तो 83% ऑफ द पीस वर्क रेट मिलता है। ए विल बी और करेक्ट आंसर, ए विल बी और करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये सॉल्यूशन बता तो दिए ही है, साथ में मैंने यहां पे आंसर नंबर 1 बना के पीपीटी पीडीएफ में भी इसको लिख दिया है, पीडीएफ में भी लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक हमारी मोबाइल ऐप का लिंक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस मोबाइल ऐप के लिंक में जाकर आपके सामने जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वहां से कर सकते हो। इस बारी जितने भी एमक्यूपी होंगे, जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे, उसके जो भी सॉल्यूशन हम आपके सामने दिखा रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, वो सारे के सारे आपको हमारी मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए, फ्री टेस्ट सीरीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है ऑलरेडी, वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू ही चल रही है। मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप मान के चलो एक मैंडेटरी मोबाइल ऐप है जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो तो हमारी मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की फ्री टेस्ट सीरीज, ओएमएसएम की फ्री टेस्ट सीरीज, एफएमबीडीए की फ्री टेस्ट सीरीज तीनों ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं जून 24 के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा सीएमए फाइनल के लिए एससीएम और एसएफएम, इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप जो हमारा है सीए पंकज सरावगी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके लिखिए सीए पंकज सरावगी या कॉमर्स लेक्चर्स और आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको 15 एमसीक्यू दिए गए 2-2 नंबर के। अगर इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरी एनालाइज किया जाए, तो सर इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 13, 12, 11, 10 और 9 5 क्वेश्चन जो है वो प्योर प्रैक्टिकल देखने को मिले और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल देखने को मिले। ये जो 5 एमसीक्यू प्रैक्टिकल थे ये तो आप प्रैक्टिकल के बेसिस पे बहुत इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। बात आती है थियोरी एमसीक्यू की, तो सर हमने मैराथन अपलोड कर दिया है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में रिवीजन जून 2024 जो है उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 पार्ट में हमने मैराथन अपलोड किया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। वहां पे पार्ट 2 में लास्ट में हमने एमसीक्यू ऐड किए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो वो अगर आप कवर कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं ये जो आप 10 एमसीक्यू देख रहे हो ये आपकी कवरेज हो जाती है आराम से। तो सर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी फॉर 30 मार्क्स, जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो। उसके लिए आपने अगर हमारी क्लासेस ली है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्लासेस नहीं भी ली है मैराथन जाके देखिए, आपको काफी बेनिफिट वहां पे मिलेगा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन बी पे। सर सेक्शन ए में हम ऑलरेडी 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, मुझे टोटलिटी में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो अब मैं सेक्शन बी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन, तो आपको केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। गलती से भी सारे अटेम्प्ट मत कर देना, कोई फायदा नहीं है। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। ठीक है सर, मुझे अब 70 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, तो 14 इंटू 5 70 मार्क्स का पेपर मुझे अब अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन 14-14 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो आपको बेसिक कॉस्ट शीट में से दिया गया। MNQ LLP submit the following information on 31st March 2024 based on the given data, illustrate and prepare a statement of cost। सर ये illustrate कुछ नहीं होता, ये इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करा होगा स्टडी मटेरियल में से, इस वजह से लिखा हुआ है। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के देना है। सेल्स है 2,75,000, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 7,000 और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 4,000। परचेज किया है आपने मटेरियल फॉर द ईयर 1,10,000 और मटेरियल की इन्वेंट्री ओपनिंग है 3,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग है 4,000। डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस आपको 65,000 लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड आपको 60% ऑफ लेबर कॉस्ट लिखना है। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग में आपके पास फिनिश गुड्स है 8,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस है 6,000 का। एंड अदर एक्सपेंस की बात करें तो सेलिंग एक्सपेंस आपको 10% ऑफ सेल्स और एडमिन एक्सपेंस आपको 5% ऑफ सेल्स लिखना है। सर ठीक है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2 पार्ट ए। आंसर नंबर 2 पार्ट ए, और इसके लिए हम सिंपली बनाएंगे अपनी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट शीट ऑफ MNQ LLP, कॉस्ट शीट ऑफ MNQ LLP for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024। सिंपली 2 कॉलम में आप अपनी कॉस्ट शीट बनाकर दे सकते हो। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं,
और रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेते हो, तो मटेरियल ओपनिंग में गिवन है 3000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3000, इसमें आप ऐड करते हो परचेजेस। एज पर क्वेश्चन आपने परचेज किया है मटेरियल 1,10,000 का, ऐड करेंगे परचेजेस 1,10,000। आप इसमें से माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है 4,000 का, 4,000 का। अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये आ जाएगा 1,09,000, 1,09,000 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करते हो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। एज पर क्वेश्चन डायरेक्ट लेबर गिवन है 65,000, डायरेक्ट लेबर गिवन है 65,000। इसमें आप ऐड करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट पूरे क्वेश्चन में मुझे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से कोई एक्सपेंस दिखाई दिया नहीं, तो इसका मतलब इसी का जो टोटल है दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट। 1,74,000 विल बी आवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो आप 60% ऑफ लेबर कॉस्ट ले लेना, फैक्ट्री ओवरहेड आप 60% ऑफ लेबर कॉस्ट ले लेना। लेबर की कॉस्ट है 65,000, तो आपको इसका 60% दैट इज 39,000 फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर करना है। जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे आपको मिलेगा 2,13,000, दैट विल बी नॉन एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है, इट विल बी 2,13,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एज पर क्वेश्चन आपके पास बिगिनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 4,000 का, ऐड करेंगे 4,000 और इसमें से माइनस किया जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है हमारे पास, इन्वेंट्रीज वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग में गिवन है 6,000। अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाएंगे अपनी नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे 2,11,000। इसमें आप ऐड करते हो एडमिन ओवरहेड, और एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन का है 5% ऑफ सेल आपको कंसीडर करना है। इसमें आप ऐड करते हो एडमिन एक्सपेंसेस जो कि आपको 5% ऑफ सेल्स लेना है, और सेल्स है 2,75,000, तो सर 2,75,000 का 5% दैट विल बी योर एडमिन एक्सपेंसेस 13,750, that will be known as cost of production, cost of production। यह आ जाएगा 2,24,750। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक था 7,000, तो ऐड करेंगे 7,000 और इसमें से आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन आपके पास 8,000, माइनस करेंगे 8,000, अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे।
ये आ जाएगा 223750, 223750। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि एज पर क्वेश्चन आपको 10% ऑफ सेल्स लेना, और सेल आपकी 2,75,000, तो 2,75,000 का 10% इट विल बी 27,500। अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अपनी टोटल कॉस्ट पे, अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अपनी टोटल कॉस्ट पे 251,250। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट 251,250। और इसमें अगर ऐड कर लिया जाए प्रॉफिट मार्जिन तो आप पहुंच जाते हो अपनी सेल वैल्यू पे, और क्वेश्चन में सेल वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 2,75,000। सेल वैल्यू गिवन आपके पास 2,75,000, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर में अपना प्रॉफिट शो कर सकते हो, दैट विल बी 23,750, 23,750 दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2A का जो आंसर है, कॉस्ट शीट जिसमें आपको बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो बनाना है, वो आप यहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, अनिल लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी का नाम है अनिल लिमिटेड, जो कि अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स को 6 इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह, अगर आप 36,000 यूनिट को 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो 6,000 यूनिट्स बाई करोगे। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1, एक यूनिट की कॉस्ट ₹1 है, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25, ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी ₹25। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। सर यूनिट की वैल्यू ₹1 है, तो इसका 20% 20 पैसा आपकी कैरिंग कॉस्ट रहने वाली है। कंप्यूट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल के देनी है जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कंपनी की, मतलब 6,000 यूनिट के अकॉर्डिंगली। साथ में कहते हैं डिटरमाइन हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू, और कहते हैं अगर कंपनी ईओक्यू फॉलो करे तो उस सिचुएशन में कंपनी को कितना बेनिफिट हो सकता है। तो देखो मुझे तो आपको आंसर देना है, तो यहां पे आप सबसे पहले ईओक्यू निकाल लो। सबसे पहले आप एक काम करो, आप सबसे पहले ईओक्यू निकाल लो। इससे क्या है, जो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे वो एक साथ बना लेंगे, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका भी और ईओक्यू का भी। सर ईओक्यू का फॉर्मूला होता है हमारा 2 × A × O डिवाइडेड बाई C, अंडर रूट में 2 × A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज 36,000 यूनिट्स, इंटू O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 25 रुपीज, डिवाइडेड बाई C होता है कैरिंग कॉस्ट जो कि 20% ऑफ यूनिट वैल्यू है, और यूनिट की वैल्यू ₹1 है, तो इसका 20% 20 पैसा। ये आ गया 3,000 यूनिट्स। आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो 3,000 यूनिट है, जबकि कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कि वो 36,000 यूनिट 6 इंस्टॉलमेंट में खरीद रही है, मतलब 6,000 यूनिट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला है टोटल कॉस्ट बताना, टोटल कॉस्ट बताना। तो आप एक काम करो, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ही बना दो। वैसे तो हम इस सिचुएशन में रेलेवेंट कॉस्ट बनाते हैं क्योंकि डिस्काउंट तो है नहीं, बट क्वेश्चन ने बोला है टोटल कॉस्ट बना दो, तो टोटल कॉस्ट बना देते हैं। एक कॉलम में ले रहा हूं 3,000 यूनिट्स का जो कि अपना ईओक्यू है, और एक कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जिसमें कंपनी 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करे। सबसे पहले आप यहां पे टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट ले सकते हो, जो कि दोनों में सेम ही आएगी क्योंकि क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई डिस्काउंट तो है नहीं। सर एनुअल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A इंटू में कॉस्ट पर यूनिट,
ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 36,000 यूनिट है और एक यूनिट का रेट है 1 रुपी, तो ये तो 36,000 ही होने वाली है दोनों ही साइड में। इसमें हम ऐड करते हैं टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000, पहले केस में ऑर्डर साइज आप लेके चल रहे हो 3,000 यूनिट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 25 रुपए की, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपए। जबकि आप यहां पे तो 6 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 6 इंस्टॉलमेंट में, ए 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000, तो 6 ऑर्डर और एक ऑर्डर पे 25 रुपए है तो 150 रुपए। इसमें आप ऐड करोगे टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ऐड करोगे टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई सी। 1/2 पहले केस में ऑर्डर साइज 3,000 का है और कैरिंग कॉस्ट आपकी 20 पैसे की चल रही है, 1 का 20% मतलब 20 पैसा, तो ये तो 300 रुपए ही आएगा क्योंकि ये तो ईओक्यू का ऑर्डर साइज है। दूसरी साइड में बात करें हाफ ऑफ द, यहां पे आप 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और 20 पैसा आपकी कैरिंग कॉस्ट है, तो ये है 600 रुपीज। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 36,600 और कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें कंपनी की कॉस्ट आ रही है 36,750। क्वेश्चन ने कहा बताओ अगर हम ईओक्यू फॉलो करें तो कितना सेव कर लेंगे। सर ईओक्यू फॉलो करोगे तो आप 150 रुपए सेव कर लोगे क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 36,750 की कॉस्ट है और ईओक्यू में 36,600 की कॉस्ट है। अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो आप यहां पे 150 रुपीज सेव कर लोगे। दिस वॉज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2B। मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में से आपको यह क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। सर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है वो आपको दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। एक ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट के नाम एक्स वाई है, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। आपने यूनिट प्रोड्यूस की है 20,000 और 15,000, जबकि बेची है केवल 15,000 और 12,000। मशीन आवर्स आपने यूज किए हैं एक्स के लिए 10,000, वाई के लिए 5,000 और डिजाइनिंग चार्जेस है 15,000 और 18,000 के और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 24,000 और 36,000 के। सर डिजाइन चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। रॉयल्टी पेड ऑन सेल 54,000 और वो भी 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंगली है दोनों प्रोडक्ट के लिए। तो सिंपल ये 54,000 कैसे निकाला, ये सोल्ड पे था तो 15,000 और 12,000 27,000 यूनिट आपने बेची थी दोनों मिला के, तो 2 रुपए के हिसाब से 54,000 निकाल दिया। अपने लिए 54,000 की कोई रेलेवेंसी नहीं है, अपने को 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड लिखना है, तो 15,000 इंटू 2 30,000 एक्स में आ जाएंगे, 12,000 इंटू 2 24,000 वाई में आ जाएंगे। सिमिलरली रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड 35,000 रुपए और ये है ₹1 पर यूनिट प्रोड्यूस दोनों प्रोडक्ट के लिए। तो सर अगेन मैं कहूंगा ये 20,000 और 15,000 35,000 टोटल बन रहा था, तो 1 रुपए के हिसाब से 35,000 लिख दिया। 35,000 टोटल की कोई रेलेवेंसी नहीं है, 1 रुपी पर यूनिट लिखो, 20,000 इंटू 1 20,000 एक्स में और 15,000 इंटू 1 15,000 वाई में। इसके अलावा हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एक्स ओनली 5,000। सर इसके अलावा हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट पे किए हैं 5,000 जो कि केवल प्रोडक्ट एक्स के लिए है, तो केवल प्रोडक्ट एक्स में लिख देंगे। क्वेश्चन की डिमांड छोटी सी, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके देना है। सर बना दीजिए स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस।
हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3 पार्ट ए। आंसर नंबर 3 का पार्ट ए सिंपल बना दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन मैं बीच में बोल देता हूं, अगर जो मैं आपके सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर ये सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप में जाकर आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सर दो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर्स के अलावा दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो दो कॉलम और बना लो एक्स और वाई। सिंपली एक तरीके से कॉपी पेस्ट करने वाली बात है। डिजाइनिंग चार्जेस है 15,000 और 18,000। डिजाइन चार्जेस है 15,000 एंड 18,000। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस है 24,000 और 36,000। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस है 24,000 एंड 36,000। नेक्स्ट रॉयल्टी पेड ऑन सेल 2 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स। सर रॉयल्टी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, भले वो सेल पे हो प्रोडक्शन पे हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक्स की यूनिट बेची है 15,000, तो 2 रुपए के हिसाब से 15,000 इंटू 2 30,000 आ जाएगा। और वाई की आपने 12,000 यूनिट सेल की है, तो 12,000 इंटू 2 24,000 आ जाएगा। रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स के बाद नेक्स्ट है रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 1 रुपी पर यूनिट। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। सर ये प्रोडक्शन पे है 1 रुपए पर यूनिट। आपने एक्स की 20,000 और वाई की 15,000 यूनिट प्रोड्यूस की है, तो 20,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस की है, तो 1 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए आ जाएगा। और यहां पे आपने 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, तो 1 रुपए के हिसाब से 15,000 आ जाएगा। इसके अलावा हायर चार्जेस जो है वो केवल प्रोडक्ट एक्स के लिए है 5,000। हायर चार्जेस ऑन इक्विपमेंट, हायर चार्जेस ऑन इक्विपमेंट, ये केवल और केवल प्रोडक्ट एक्स के लिए है 5,000। तो स्पेसिफिक हो गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सारा का सारा एक्स में आ जाएगा। दैट विल बी और टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, ये आ जाएगा 94,000 एंड 93,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर प्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो आपको दिया गया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में से, कहते हैं प्रिपेयर एंड पास द जर्नल एंट्रीज। अपने को जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मतलब नॉन इंटीग्रेटेड। सर पहला है इश्यू ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल इश्यू कर रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता है उसकी एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। और मटेरियल तो मटेरियल है जिसको लिखते हैं स्टोर कंट्रोल अकाउंट। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3B। आंसर नंबर 3B, जो पहला ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसकी एंट्री की जाती है मटेरियल इश्यूड की वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से बुक किया जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 2 है तो मटेरियल ही, तो 2
स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो 5,50,000 और 1,50,000। सर 5,50,000 एंड 1,50,000, तो टोटल जो मटेरियल इश्यू हुआ दैट वाज 7 लाख। ये डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया। सेकंड है एलोकेशन ऑफ वेजेस करना है आपने। डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, इनडायरेक्ट वेजेस 40,000। सर अगेन जो डायरेक्ट वेजेस होती है वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में जाती है, इनडायरेक्ट वेजेस जो होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है, और वेजेस को वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो फिर से एंट्री करेंगे डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टू वेजेस है तो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट्स की अगर बात करें तो सर 2,40,000, तो 2,40,000 हो जाएगा। ये है 2 लाख, ये है 40,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। नेक्स्ट सी, सर ओवरहेड अब्सॉर्ब करना है जॉब्स में, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन की एंट्री करनी है। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो डब्ल्यूआईपी में अब्सॉर्ब होता है, जो एडमिन ओवरहेड होता है वो फिनिश्ड गुड्स में अब्सॉर्ब होता है, और जो सेलिंग ओवरहेड होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब्सॉर्ब होता है। तो तीनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। पॉइंट नंबर 3 में सबसे पहले अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब की एंट्री करूं तो एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब किया जाता है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट से। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट गिवन है इसकी 1,50,000, 1,50,000। सेकंड, अगर एडमिन ओवरहेड अब्सॉर्प्शन की बात करें तो एडमिन ओवरहेड अब्सॉर्ब किया जाता है फिनिश स्टॉक से। तो फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और ये कौन सा अब्सॉर्ब कर रहे हो? एडमिन ओवरहेड अब्सॉर्ब कर रहे हो, तो टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड। अमाउंट अब्सॉर्ब कर रहे हो आप 50,000 की, अमाउंट अब्सॉर्ब कर रहे हो आप 50,000 की। नेक्स्ट आपको अब्सॉर्ब करना है सेलिंग ओवरहेड, और सर जो सेलिंग ओवरहेड अब्सॉर्ब किए जाते हैं वो किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से। तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवरहेड 30,000 का अमाउंट जो है वो आपने अब्सॉर्ब करना है। इसके बाद फोर्थ और जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें भी दो पार्ट है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री करनी है, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब आपने खर्चा दिखा दिया ज्यादा, तो आपने डेबिट में जब पीएल बनाया होगा तो डेबिट साइड में ज्यादा खर्चा लिख दिया, तो सर जो भी ज्यादा लिख दिया वो क्रेडिट साइड में डाल के खत्म कर दो। तो एंट्री हो जाती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इसमें पहला पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? सर अमाउंट होगा 20,000 का, अमाउंट होगा 20,000 का। और इसी में आपको एक अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री भी करनी है एडमिन ओवरहेड की। सर अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब कॉस्टिंग पीएल बना रहे थे तो डेबिट साइड में खर्चा कम लिखा, और लिख दो क्या दिक्कत है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू
एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। किस अमाउंट से? सर अमाउंट है इसकी 10,000 की, 10,000 की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3B जो है उसको हैंडल कर सकते हो यहां पे, जो कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में से आपके पास गिवन था। 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन सारे के सारे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए की बात करें तो सर ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो आपको दिया गया सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से, वो भी ट्रांसपोर्ट में से। ए ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, 5 बसेज है बिटवीन 2 टाउन्स, 2 टाउन्स के बीच में 5 बसेज रन करते हैं, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। और ये जो 2 टाउन्स है इनके बीच की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की दूरी है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर, एक बस में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दियर बुक्स फॉर अप्रैल 2023। आपके पास एक पर्टिकुलर मंथ अप्रैल 2023 का डेटा गिवन है। पर्टिकुलर अमाउंट वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर 2,40,000। सर इट विल बी द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ भी फिक्स्ड कॉस्ट में कवर हो जाएगा 1 लाख। डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल सर हम हमेशा रनिंग चार्जेस में लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी वेरिएबल कॉस्ट में लिया जाता है 80,000 रुपए। टैक्सेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा जो होती है फिक्स्ड कॉस्ट है 1,60,000। डेप्रीशिएशन जो है वो रनिंग में भी डाला जाता है, कई बार फिक्स्ड में भी डाला जाता है, मैं यहां पे फिक्स्ड में ही डाल दूंगा 2,60,000। और इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड में ही लिखे जाते हैं 2 लाख। इस तरीके से टोटल है 13,90,000। एक्चुअली पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर है जरूर, बट 75% कैपेसिटी ही पैसेंजर की यूज हम कर पाते हैं। ऑल बसेज रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ, डेली बेसिस पे आपकी ये बसेज चलती है। एंड ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, एक दिन में बस एक बार जाकर आएगी बस। कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, आपको बताना है एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। सर अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A। और इसके लिए जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो वो बनाते हैं हम सर्विस कॉस्ट शीट, या फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट भी बोल सकते हो। तो हम बनाएंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट, हम बनाएंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट। सर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट शीट है, किसी कंपनी वंपनी का नाम है नहीं, फॉर अप्रैल 2023, फॉर अप्रैल 2023। सिंपली 2 कॉलम में आप अपना एक स्टेटमेंट बना लो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। 2 पार्ट्स में ये स्टेटमेंट बनता है, वन इज स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट भी आप बोलते हो, एंड वन इज रनिंग चार्जेस, जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है। स्टार्टिंग से अगर खर्चों की मैं बात करूं तो वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर एंड क्लीनर 2,40,000 जो कि फिक्स कॉस्ट आएगा। तो वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एटसेट्रा 2,40,000 रुपए का आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 1 लाख रुपीज, अगेन फिक्स्ड। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 1 लाख रुपए, अगेन ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड, डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल हमेशा वेरिएबल होता है 3.5 लाख रुपए का, तो रनिंग में दिखा दो डीजल 3.5 लाख रुपए का, डीजल ऑयल 3.5 लाख रुपए। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी वेरिएबल में लिखते हैं हम 80,000।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80,000, देन टैक्सेशन वगैरह फिक्स में आता है, टैक्सेशन इंश्योरेंस 1,60,000, टैक्सेशन इंश्योरेंस एटसेट्रा 1,60,000। इसके बाद डेप्रीशिएशन 2,60,000, डेप्रीशिएशन 2,60,000, एंड इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपए के। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपए के, और इन सबका टोटल भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है। तो टोटल जो कॉस्ट है वो है 13,90,000 की कॉस्ट है, और हमें यहां पे कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से, और इसके लिए नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट मैं कर देता हूं यहां पे एज ए वर्किंग नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। सर एज पर क्वेश्चन जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। एज पर क्वेश्चन जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है, तो एक बस आना जाना करेगी, एक राउंड लगाएगी, तो 100 किलोमीटर में एक राउंड कंप्लीट होगा एक बस का। ऐसी आपके पास 5 बसेज है, तो मतलब डेली बेसिस पे 500 बसेज मिलकर 500 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। 500 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अप्रैल का मंथ है तो 30 दिन, 500 इंटू 30, 15,000 किलोमीटर आपकी बस चलने वाली है पूरे महीने में। मल्टीप्लाई बाई एज पर क्वेश्चन सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर की है, बट ऑक्यूपेंसी केवल 75% ही रहनी है, तो 50 पैसेंजर की कैपेसिटी जरूर है बट ऑक्यूपेंसी केवल 75%। तो ये हो गया किलोमीटर्स, जिसको आप पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके पैसेंजर किलोमीटर पता चलेंगे। यह आ जाएगा 5,62,500। सर नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर है 562,500, जिसके लिए 13,90,000 की कॉस्ट है, तो यह आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा है आपका 2.47। एक पैसेंजर हमारी बस में अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसके लिए हमारा एक्सपेंस आ रहा है 2.47। दिस इज द रिक्वायरमेंट वाज क्वेश्चन नंबर 4A। 4A की ये रिक्वायरमेंट आपको यहां पे सेटिस्फाई करनी थी 7 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से। एक कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन वर्क एट ए प्राइस ऑफ ₹5 लाख। सर सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता चल गया 5 लाख रुपए का, एंड बिगन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन 1 जनवरी 2023। आपने काम शुरू कर दिया 1 जनवरी 2023 को। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2023। आपने काम 1 जनवरी को शुरू किया, तो एग्जैक्ट एक साल के बाद 31 दिसंबर को आपको कुछ डेटा दिया। मशीनरी 30,000 की है, मटेरियल का खर्चा है 170,698, वेजेस 148,750, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,334, अनसर्टिफाइड वर्क 9,000 का, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,380 की, वैल्यू ऑफ मशीनरी लास्ट में बच गई 22,000। सर 30,000 की मशीनरी थी, 22,000 की बच गई, तो पूरे साल में आपने 8,000 डेप्रीशिएट कर लिया। ओवरहेड का खर्चा 8,252, मटेरियल लौटा दिया आपने 1,098 का, वर्क सर्टिफाइड 3,90,000 है, कैश रिसीव्ड आपका 3,60,000 है, और मटेरियल आपके पास लास्ट में बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3,766 का। इसके बाद क्वेश्चन है जस्ट कंफ्यूज ही करे, सिंपल मैं कहूं तो ये लैंग्वेज बोल के। बाकी अगर क्वेश्चन सीधा सीधा भी बोल देता प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
तो नॉर्मल जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाना है। कहते हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर, जिसको हम नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं, should be arrived at by deducting the cost of work certified from the total value of architect certificate। कहते हैं जो भी कॉस्ट ऑफ वर्क होगी उसको आपने आर्किटेक्ट की जो सर्टिफिकेट वैल्यू उससे माइनस करना है। एंड 1/3 ऑफ द प्रॉफिट सो अराइव्ड शुड बी रिगार्डेड एज प्रोविजन, और 1/3 आपको प्रोविजन बनाना है। देखो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर टू पीएल के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वो फॉर्मूला डिसाइड किससे होता है कि सर वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे 3,90,000 था 5 लाख का, तो 3,90,000 था 5 लाख का, जो कि 78% आता। तो सिचुएशन में क्या होता, 2/3 आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालते तो 1/3 अपने आप ही प्रोविजन बनता। क्वेश्चन कहता है 1/3 प्रोविजन बनाना है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लेके जाना है 2/3। तो सर वैसे भी नॉर्मली क्वेश्चन था। कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, सर फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, वही फॉर्मूला बताया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कितना अमाउंट क्रेडिट जाएगा पीएल में वो बताना है। तो सर ये जो लैंग्वेज है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल मैं कहूंगा इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना है नॉर्मल तरीके से जैसे कि आप बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 5A हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5A। आपको बना के देना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट for the year ending 31st December 2023। चार कॉलम, 2 कॉलम डेबिट साइड पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5A है या 4B है, 4B है सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। ये हो गया आपका डेबिट साइड, और सिमिलरली क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दैट विल बी आवर क्रेडिट साइड। आ जाओ, सबसे पहले मशीनरी गिवन है जिसका आप डेप्रीशिएशन लिखते हो, लिखना चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी आ जाएगा, 30,000 की मशीन 22,000 की बच गई, 8,000 का डेप्रीशिएशन। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 30,000 माइनस 22,000, 8,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। इसके अलावा मटेरियल है 170,698, टू मटेरियल 170,698, 170,698। इसके अलावा वेजेस, टू वेजेस, सर एक तो वेजेस की अमाउंट है 148,750 और एक आउटस्टैंडिंग है 5380। 148,750 प्लस 5380 आउटस्टैंडिंग भी हम ऐड कर लिया करते हैं, आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर लेते हो तो ये आ जाएगा 154,130। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6334 के, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6334 के, ओवरहेड के एक्सपेंस है 8252, टू ओवरहेड्स
8252, मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया है 1098 का, क्रेडिट साइड में लिख दो बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल रिटर्न, जो आपने यूज नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में वो 1098। इसके अलावा मटेरियल लास्ट में बच गया है 3766 का। बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3766। सर बाकी कोई एक्सपेंस तो है नहीं, तो आप यहां पे डेबिट साइड का टोटल कर लो। ये आ गया 347414, 347414, माइनस कर दो 1098, माइनस कर दो 3766, तो ये आ जाएगा आपका बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कि आपने जो आज तक काम किया है उस पे कॉन्ट्रैक्टर ने कॉस्ट लगाई है 342,550, 342,550 बैलेंसिंग फिगर में। देन हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट होता है इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कितना 342,550, 342,550, और क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस। सर वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसमें कुछ काम वर्क सर्टिफाई हो चुका है, तो कुछ काम अभी भी अनसर्टिफाइड है। वर्क सर्टिफाइड की अगर मैं बात करूं तो वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 3,90,000 का, और अनसर्टिफाइड बच गया 9,000 का। वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 3,90,000 का, और अनसर्टिफाइड रह गया आपका 9,000 का। सर्टिफाइड 390, अनसर्टिफाइड 9,000 का। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे एक प्रॉफिट मिलेगा, दैट प्रॉफिट इज नॉन एज नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट ये आ गया 3,99,000, तो ये आ गया प्रॉफिट आपका 56,450। देन हम क्या करते हैं, जो नॉशनल प्रॉफिट होता है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाई नॉशनल प्रॉफिट 56,450, और क्वेश्चन ने बोला है क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली सच पोर्शन ऑफ 2/3 ऑफ प्रॉफिट, और इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ प्रॉफिट, तो 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड टू द वर्क सर्टिफाइड, तो मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। सिंपली मैं कहूंगा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने कोशिश क्या करी, क्वेश्चन ने कोशिश करी आपको फॉर्मूला बताने की, जिसमें उन्होंने आपको घुमा फिरा के रख दिया है। नहीं तो सिंपल यही था, क्वेश्चन सीधा सीधा भी बोलता प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होना था। 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट है 56,450, मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड है 360 और वर्क सर्टिफाइड है 390, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3,90,000, ये आ जाएगा
34738, 34738, तो इस अमाउंट में से ट्रांसफर टू पीएल चला जाएगा 34738, 34738, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने आप ही प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी रह जाएगा, जो कि क्वेश्चन चाहता है। 56,450, तो ये आप बैलेंसिंग फिगर में डाल दो, ये आ जाएगा 21,712। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट यहां पे कंप्लीट कर सकते हो 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, वो भी बाई प्रोडक्ट में जैसे हम क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए, कंपनी जब मेन प्रोडक्ट ए बनाती है तो एक कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू 2 बाई प्रोडक्ट्स, तो कंपनी को 2 बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं बी और सी, तो क्वेश्चन में एक मेन प्रोडक्ट है, 2 बाई प्रोडक्ट है। यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाई प्रोडक्ट, रिवर्सल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए बाई प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकाल लीजिए, मतलब सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस कीजिए, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कीजिए, आपको आपकी जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट पता चल जाती है। प्रिपेयर ए कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है तीनों प्रोडक्ट का फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तीनों प्रोडक्ट कौन से हो गए, ए, बी और सी। टोटल कॉस्ट जो है अप टू सेपरेशन पॉइंट 68,000, मतलब आपकी जॉइंट कॉस्ट का टोटल है 68,000। तीन प्रोडक्ट ए बी सी, तीनों की सेल्स गिवन है, तीनों का एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट गिवन है जो कि बी और सी का गिवन है, हमें बी और सी का ही चाहिए। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस गिवन है तीनों का, और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन गिवन है बी और सी की। सर ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको रिवर्सल कॉस्ट मेथड अप्लाई करके बाई प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग पुट करूंगा, आंसर नंबर 5 आंसर नंबर 5A। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बनाएंगे जिसमें हमारा टारगेट रहेगा बी और सी की जॉइंट कॉस्ट निकालना, उसके बाद हम ए की भी जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सर 3 कॉलम में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स और बाई प्रोडक्ट के नाम है बी और सी। रिवर्सल कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे सेल्स वैल्यू। एज पर क्वेश्चन सेल वैल्यू है बी और सी की 16,000 और 24,000, 16,000 एंड 24,000। इसमें से सबसे पहले आप प्रॉफिट माइनस कर दो। एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल इन केस ऑफ बी, तो 16,000 का 20% इसके अंदर प्रॉफिट है 3,200 का, और सिमिलरली सी में जो प्रॉफिट है वो 30% है, तो 24,000 का 30% 7,200 आपका प्रॉफिट है। साथ में आप माइनस कर दो सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 20% ऑफ सेल्स ही है, बी के केस में भी और सी के केस में भी। तो सेल अगर 16,000 है तो 3,200, यहां पे ये 4,800 आ जाएगा, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसको आप कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी बोलते हो, दैट इज गिवन 4,800 और 7,200, 4,800 एंड 7,200। तो ये आपका जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा बी और सी का। बी की जॉइंट कॉस्ट में आ रही है 4,800,
और सी की जो जॉइंट कॉस्ट है वो भी आ रही है 4800, और आपकी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो थी 68,000। तो सर अब आप इजीली जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए निकाल सकते हो। 68,000 की जो जॉइंट कॉस्ट थी, 68,000 की जो जॉइंट कॉस्ट थी, उसमें बी और सी का जो पोर्शन है वो 4800 और 4800 है। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है 58,400, दैट विल बी ऑफ ए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप जॉइंट कॉस्ट का स्टेटमेंट बना सकते हो। देन क्वेश्चन तो चाहता है आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के दो तीनों प्रोडक्ट का। तो अब जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो आप सेटिस्फाई कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीन प्रोडक्ट का बना के देना है, तो सर कॉलम लेने पड़ेंगे आपको 4, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए जो कि मेन प्रोडक्ट है, और 2 बाई प्रोडक्ट बी और सी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, जो कि क्वेश्चन में तीनों प्रोडक्ट की गिवन है 1,64,000, 16,000 और 24,000। 1,64,000, 16,000 एंड 24,000। इसमें से सबसे पहले माइनस किया जाता है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 58,400, 4800 एंड 4800। देन इसमें से माइनस किया जाता है फर्दर कॉस्ट, जो कि प्रोडक्ट ए के केस में तो गिवन है नहीं, और बी और सी के केस में 4800 और 7200 गिवन है। इसके बाद माइनस किया जाता है कोई भी अगर सेलिंग एक्सपेंस आपने इनकर किया है तो वो, जो कि क्वेश्चन में सीधा सीधा 20% ऑफ सेल्स है तीनों ही केसेस में। तो सर ये आ जाएगा 1,64,000 का 20%, 32,800। ये आ जाएगा 3200 और ये आपका 4800। दैट विल बी योर प्रॉफिट। $72,800 इन केस ऑफ ए, और बी सी का तो वही आएगा जो आपने पीछे भी लिखा ही था, दैट इज 3200, और ये था आपका 4800 था, 7200 था, 7200। दिस इज द सिंपल रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी गिवन है वो आपको गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से लेबर वेरिएंसेस का। कहते हैं यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ 3 लेबर वेरिएंस फॉर ईच डिपार्टमेंट। सर आपको 3 लेबर वेरिएंस निकाल के देने हैं दोनों डिपार्टमेंट के लिए, और अगर 3 लेबर वेरिएंस की मैं बात करूं तो लेबर का कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसमें कोई कैलकुलेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ना तो आइडल टाइम है और ना ही 2 तरीके के मटेरियल गिवन है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5B। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5 पार्ट बी। सर सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो 8640 स्टैंडर्ड आवर्स है और रेट है 3 रुपए का, तो 8640 इंटू 3 करोगे आपको आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाएगी। और वेजेस की जो कॉस्ट है वो आपके पास गिवन ही है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्चुअल 28080। तो 8640 इंटू 3 माइनस 28080, ये आ जाएगा 2160 एडवर्स, नेगेटिव में आ रहा है मतलब एडवर्स। सिमिलरली वाई के लिए बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स है 6015 और रेट है 3.4। 6015 रेट है 3.4, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड कॉस्ट।
और एक्चुअल वेजेस की कॉस्ट आपके पास गिवन ही है 19,370. दैट विल बी डिपार्टमेंट वाई कॉस्ट वेरिएंस. 1081 फेवरेबल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल. ठीक है. सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट लेबर का रेट वेरिएंस निकालते हैं हम. फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स डिपार्टमेंट एक्स. स्टैंडर्ड रेट, सर स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 रुपए का. 3 रुपए का एक्चुअल रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 28,080 की कॉस्ट है 8200 आवर्स के लिए. 28,080 की कॉस्ट है कितने आवर्स के लिए? 8200 आवर्स के लिए. तो डिवाइड करके आपको एक्चुअल रेट पता चल जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, दैट इज 8200. ये आ जाएगा आपका 3480. 3480 फेवरेबली आई थिंक. ये एडवर्स है, एडवर्स है सर, एडवर्स है. 3480 एडवर्स, नेगेटिव आ रहा है. वाई का स्टैंडर्ड रेट गिवन है 3.40 का. 3.40 का एक्चुअल रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 19,370 कॉस्ट है 6395 आवर्स के लिए. 19,370 की कॉस्ट है 6395 आवर्स के लिए मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स 6395. तो ये आपका फेवरेबल आएगा 2373 फेवरेबल. 2373 फेवरेबल. और लेबर रेट वेरिएंस के बाद आप शो कर सकते हो तीसरा वेरिएंस, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट डिपार्टमेंट एक्स. स्टैंडर्ड आवर्स सर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 8640 और एक्चुअल आवर्स भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8200 और स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 3 रुपए का. तो दैट विल कम 1320 फेवरेबल. सिमिलरली वाई की बात करें तो वाई के स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है हमारे पास 6015 और एक्चुअल आवर्स गिवन है 6395. 6015 माइनस 6395 मल्टीप्लाई बाई 3.4 is the standard rate. $1292 एडवर्स. चेक कर सकते हैं एक बार. रेट वेरिएंस था 3480 एडवर्स और एफिशिएंसी था 1320 फेवरेबल. तो ये आ गया 2160 एडवर्स. सिमिलरली 2373 दैट वाज फेवरेबल और 1292 एडवर्स. तो ये आ गया 1081 फेवरेबल. तो इस तरीके से आपको यहां पे सिंपल क्वेश्चन नंबर 5B का आंसर प्रेजेंट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से सीधा 14 मार्क्स का दे दिया. और मैं यही कहूंगा कि 14 मार्क्स की वेटेज इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना दम है नहीं
कि इस क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की रखी जाए। एस लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2023। इसका मतलब आपको 1 जनवरी से 30 जून का डेटा दिया जा रहा है, क्योंकि ये हाफ ईयर 6 महीने का डेटा है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 45,000, सेल वैल्यू है 1.5 लाख की, और प्रॉफिट है 30,000। तो अगर आप यहाँ पे सेल का फॉर्मूला लगाते हो, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, तो आप यहां से इजीली पीवी रेशियो निकाल सकते हो। कहते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड ए लॉस ऑफ 10,000। अगले 6 महीने में कंपनी मान रही है कि 10,000 का लॉस होगा। क्वेश्चन क्या चाहता है? कैलकुलेट पॉइंट नंबर 1, ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द 6th मंथ एंडिंग 30 जून 2023। तो सबसे पहले तो आपको ये जो हाफ ईयर का डेटा है, इसी को यूज करते हुए ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, सर सबसे पहले आपको ब्रेक इवन सेल्स बतानी है, तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन आपके पास फर्स्ट 6 महीने की 45,000 रुपए, 45,000। सर 45,000 आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप वर्किंग नोट में आ जाओ, और वर्किंग नोट में आप सेल्स का फॉर्मूला यूज कर लो। सेल का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। क्वेश्चन ने आपको बोला कि सेल वैल्यू हमारी 1.5 लाख रुपए की है। क्वेश्चन ने कहा सेल जब हमारी 1.5 लाख रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 45,000 रुपए है, तो हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं 30,000 रुपए का। तो आप यहां से इजीली अपना पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आपको आपका पीवी रेशियो पता चल गया, 50% आ गया सीधा सीधा। और ये जो 50% का पीवी रेशियो है, यहां पे रखोगे, आपको आपका ब्रेक इवन सेल्स पता चल गया 90,000 रुपए का। क्वेश्चन ने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताओ। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। पहले 6 महीने में आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे 30,000 का, प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे 30,000 का, और 50% आपका पीवी रेशियो है, तो सिंपल 60,000 रुपए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अदरवाइज आप ये भी कह सकते थे सर 1.5 लाख रुपए की सेल है, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है 90,000 का, तो 60,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा था। सेकेंड पॉइंट कहते हैं एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम बताओ, सेल बताओ फॉर द सेकेंड हाफ। ये जो कैलकुलेशन करी थी आपने, ये थी पहले 6 महीने की। अब कहते हैं सेकेंड हाफ में सेल बताओ। अज्यूम करो पीवी रेशियो और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा सेकेंड हाफ ईयर में भी। तो सर सेकेंड में आपको सेल बतानी है, सेल का फॉर्मूला लगा लो। सेकेंड हाफ में अगर आपको सेल का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन का कांस्टेंट रखना है, 45,000 मतलब 45,000 प्लस, सर प्लस होता है प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बोला है सेकेंड हाफ में अपने को लॉस होगा 10,000 का, तो ये हो जाएगा माइनस 10,000 डिवाइड बाय क्वेश्चन ने कहा पीवी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो पीवी रेशियो 50% ही चलेगा। तो सेकेंड हाफ में जो आपकी सेल होने वाली है वो होने वाली है 70,000 रुपए की, सर 70,000 की। दिस इज द सिंपल सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप खुद ही बताओ इसमें 14 मार्क्स वाली क्या बात है। थर्ड पॉइंट सिंपल है, कहते हैं फिर से ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ पूरे साल के लिए। अब आपको ब्रेक इवन सेल्स फिर से बताना है, इस बार पूरे साल के लिए बताना है। सर फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो ही रहेगा। पहले 6 महीने में 45,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है, अगले 6 महीने में 45,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसका मतलब पूरे साल में 90,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। पीवी रेशियो तो सर कांस्टेंट ही रहेगा 50%, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना है। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल पूरे साल का 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा।
और क्वेश्चन कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। अगर आप पहले 3 महीनों में, वो 6 महीनों में, पहले 6 महीनों में 30,000 का प्रॉफिट कमाओगे, अगले 6 महीनों में 10,000 का लॉस होगा, तो सर नेट प्रॉफिट पूरे साल में 20,000 रुपए का होगा, 20,000 रुपए का होगा, पूरे साल में 20,000 रुपए का होगा। डिवाइड बाई पीवी रेशियो 50%, तो सर 40,000 आ जाएगा। वो आप वैसे भी कह सकते थे कि आपकी पहले 6 महीने में सेल थी 1.5 लाख की, दूसरे 6 महीने में थी 70,000 की, टोटल 2,20,000, 2,20,000 की सेल में 1,80 अगर आपका ब्रेक इवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000। अब आप खुद ही बताओ इसमें 14 नंबर वाली क्या बात है। 14 मिनट तो लगे नहीं इस क्वेश्चन को करने में, और आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करा हुआ होता है, सेम क्वेश्चन अपनी क्लासेस में गिवन तो है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एमक्यूपी के अंदर जो आपने अपनी क्लासेस में नहीं करा हुआ हो। डिट्टो क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में सारे के सारे ऑलरेडी करे हुए हैं। और लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7A, जो आपके लिए चॉइस में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 7 और 8 जो है वो तो अपने को छोड़ने हैं, क्योंकि 7 में से 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। बट फिर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। द मंथली बजट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ ए कंसर्न फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी वर एज फॉलोज। आपको 60% जिस पे आप 600 यूनिट बनाते हो, और 100% जिस पे आप 1000 यूनिट बनाते हो, उस पे आपके पास वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस का खर्चा गिवन है, टोटल भी गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट। सबसे पहले तो कहते हैं बताओ कौन सा आइटम फिक्स है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल। सर सबसे पहले फिक्स्ड देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हर लेवल पे सेम रहती है। इंश्योरेंस 600 यूनिट पे भी 1000 है, 1000 पे भी 1000 है, मतलब ये फिक्स्ड है। डेप्रीशिएशन 600 यूनिट पे भी 4000, 1000 पे भी 4000, ये भी फिक्स है। फिर वेरिएबल देख लो। सर 600 यूनिट पे 1200 है, तो 1200 है 600 पे, तो 1000 पे ये हो जानी चाहिए, 2000 है तो ये वेरिएबल है। 900 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 1000, 1500 आ रहा है और 1500 ही है, ये भी वेरिएबल है। मेंटेनेंस सर फिक्स तो है नहीं, फिक्स होता तो यहां 1100 है तो यहां पे भी 1100 होना चाहिए था। वेरिएबल चेक कर लो, 1100 डिवाइड बाई 600 इंटू 1000। सर मेरे कैलकुलेटर में तो 1833 आ रहा है, जबकि यहां पे तो 1500 लिखा हुआ है। ना ये वेरिएबल है ना फिक्स है, तो ये सेमी वेरिएबल है। सिमिलरली जो पावर एंड फ्यूल है, अगर ये फिक्स होता तो 1600 लिखा हुआ होना चाहिए था। 1600 डिवाइड बाई 600 इंटू 1000 करूं, अगर ये वेरिएबल होता तो यहां पे 2667 होना चाहिए था, तो ये सेमी वेरिएबल है। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही है, आपको वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल बताना था, बता दिया। सेकंड और थर्ड पॉइंट एक साथ ही करेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है प्रिपेयर करो बजट 80% कैपेसिटी पे। मैं 80 के साथ साथ 60 और 100 भी दिखाऊंगा। तो हम बनाएंगे बजट, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 7 पार्ट ए। आंसर नंबर 7 का पार्ट ए, और पहला पॉइंट जो है वो तो मैंने ऑरली यहां पे करवाई दिया आपको। सेकंड पॉइंट में हम बजट बनाएंगे, सेकंड पॉइंट में हम बजट बनाएंगे। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है 60% पे, बट अपने को देखो थर्ड पॉइंट कंप्लीट करने के लिए, अपने को थर्ड पॉइंट कंप्लीट करने के लिए 60% और 100% पे पर यूनिट डेटा तो दिखाना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम क्या करते हैं, यहां पे 60% भी ले लेते हैं, 80% जो बनाना है वो भी ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा। पर्टिकुलर्स ये 60% जो गिवन है, ये 80% जो बनाना है, और ये 100% जो गिवन है। सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा वेजेस। वेजेस सर अगर 60% पे आप 600 यूनिट बना रहे हो, 100% पे आप 1000 यूनिट बना रहे हो, तो 80% पे इट विल बी 800 यूनिट्स। वेजेस की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपए है। वेजेस 1200 रुपए होने का मतलब यह है 600 यूनिट पे कि वेजेस 2 रुपए पर यूनिट चल रहा है।
यही रीजन है जिसकी वजह से 1000 यूनिट पे ये 2000 था, तो 800 पे ये 1600 हो जाएगा। सिमिलरली कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर 600 यूनिट पे आपके पास 900 रुपए गिवन है। तो अगर 600 यूनिट पे 900 है, इसका मतलब ये है एट द रेट ऑफ 1.5 पर यूनिट। यही रीजन था कि ये 1000 पे 1500 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 800 पे ये 1200 हो जाएगा। ये हो गए आपके वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान देना, ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद मैं कंसीडर करूंगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, सर मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है, तो वर्किंग नोट में चलेंगे, वर्किंग नोट में चलेंगे और सेग्रीगेशन करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जब सेग्रीगेशन किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। सर मेंटेनेंस की कॉस्ट में चेंज आया, कॉस्ट आपकी 1100 से 1500 हो जाती है, मतलब कॉस्ट में चेंज है 400 का। कब? जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट 600 से 1000 हो जाती है, मतलब 400 यूनिट का चेंज यूनिट्स में है। तो इसका मतलब मेंटेनेंस 1 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल पार्ट। मेंटेनेंस के साथ साथ ही मैं कैलकुलेट करूंगा पावर एंड फ्यूल का भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पावर एंड फ्यूल, सर पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट 1600 से 2000 हो जाती है, मतलब इसमें भी 400 रुपए का इंक्रीज होता है। कब? जब यूनिट 600 से 1000 हो जाती है, मतलब 400 यूनिट बढ़ती है, तो ये भी 1 रुपए पर यूनिट है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 रुपए पर यूनिट है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट है। तो 600 यूनिट में 600 रुपए की कॉस्ट, 800 में 800 की कॉस्ट और 1000 में 1000 की कॉस्ट। सिमिलरली मैं पावर एंड फ्यूल भी दिखाऊंगा यहां पे, पावर एंड फ्यूल वो भी वेरिएबल, सर ये भी एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट है। तो 600 यूनिट के लिए 600, 800 के लिए 800 और 1000 के लिए 1000। मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट लिख दी है, मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट लिख दी है। तो अगर आप इसका टोटल कर लोगे वेरिएबल वेरिएबल का तो अच्छा रहेगा, ताकि नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो आप ज्यादा इजीली प्रेजेंट कर पाओगे। 4400, 5500, ये क्या है? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में दो फिक्स्ड कॉस्ट तो सीधी सीधी है, एक तो डेप्रीशिएशन 4000 रुपए, एक इंश्योरेंस 1000। एक तो डेप्रीशिएशन 4000। सर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, भले ही कितनी भी यूनिट आप क्यों ना बना रहे हो। सिमिलरली इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 1000 रुपए, ₹1000 सभी लेवल पे सेम रहेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल में भी फिक्स्ड है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में फिक्स्ड कितना है चेक कर लो। सर 600 यूनिट पे आपको मेंटेनेंस का खर्चा गिवन था 1100। इस 1100 में 600 रुपए तो वेरिएबल है, तो 500 रुपए फिक्स है। सिंपल। सिमिलरली पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल जब आप 600 यूनिट बना रहे थे तो क्वेश्चन में पावर एंड फ्यूल 1600 गिवन है। उस 1600 में 600 तो वेरिएबल है,
तो बचा हुआ जो 1000 है वो फिक्स है। इससे इजी तरीका क्या लोगे बताओ? डन है सर, खत्म। ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। $6500 है। ठीक है, टोटल कॉस्ट दिखा दो। अगर आप वेरिएबल और फिक्स्ड का टोटल कर लोगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। 9800, 10900, 12000। बजट तो बन ही गया है, टोटल कॉस्ट भी निकाल दिए, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट भी बता दो। सर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3300 की कॉस्ट है 600 यूनिट के लिए। 3300 की कॉस्ट है 600 यूनिट के लिए, 5.5 पर यूनिट। 4400 की कॉस्ट है 800 के लिए, ऑफ कोर्स 5.5 पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहती है। और 5500 फॉर 1000, इट विल बी ऑफ कोर्स 5.5 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट है 6500 रुपए 600 यूनिट पे, तो ये आपको पड़ेगी 10.83 पर यूनिट। अगर ये 6500 हो जाती है 800 यूनिट के लिए, थोड़ा सा पर यूनिट कम हो जाएगा, 8.125। और लास्ट में 6500 हो जाएगी अगर आपके 1000 यूनिट्स के लिए, तो इट विल बी 6.5। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7A फॉर 7 मार्क्स वेटेज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7B है, जैसा कि हमें पता है सर ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स का। एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर आपने हमसे क्लासेस ली हुई है, नोट्स निकालिए, स्टार्टिंग में ही आपको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा। हमारी क्लासेस नहीं ली हुई, स्टडी मटेरियल में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको स्टार्टिंग में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल में दिख जाएगा। 8th की मैं बात करूं तो सर 4 नंबर का है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस किया हुआ है। बी पार्ट की बात करें, आइडेंटिफाई एंड नेम एनी 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलोंग विद देयर नंबर। सर कुछ नहीं करना, आपको 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देने, कोई से भी बता दो जो आपको पता हो। जिसमें सिंपल अगर मैं कहूं सर, पेपर के इसी क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले ही था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डेप्रिशिएशन वाला। जो डायरेक्ट एक्सपेंस वाला हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बोला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, तो 2 तो आपको वैसे ही पता चल गए। इसके अलावा जब हम मटेरियल का चैप्टर करते हैं हम कहते हैं सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है। एम्प्लॉई कॉस्ट का चैप्टर पढ़ते हैं हम कहते हैं सर ये 7 होता है। ओवरहेड का पढ़ते हैं तब हम कहते हैं सर ये 3 होता है। हो गए 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उनके नाम। सी पॉइंट कहते हैं एनालाइज द टाइम रेट, पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम विद रिगार्ड टू लेबर। सर एम्प्लॉई कॉस्ट में से टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आपको बताना है 5 नंबर की वेटेज के लिए। तो वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं कहूंगा, और पैटर्न मैं कहूं सिंपल सेम पैटर्न रखा है जो आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम में रखा गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर जून 2024। लास्ट में अगेन करना चाहूंगा, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एजुकेशन का बेनिफिट अकेले लेकर क्या करोगे? एजुकेशन का बेनिफिट जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि आज अगर आप अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, कल को वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे और शेयरिंग से ही आपको बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी मॉक क्वेश्चन पेपर जो है, मॉडल क्वेश्चन पेपर
OMSM, FMBDA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनल में SCM, SFM का आने वाला है। इवन सेट 2 जब आएंगे इंस्टीट्यूट के, उनके सॉल्यूशन भी हम आपके पास लेकर आएंगे इंस्टीट्यूट से पहले। अभी तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर रिलीज ही किए हैं, सॉल्यूशन अपलोड करने में काफी टाइम वो लगाएंगे, बट आपके पास सॉल्यूशन हम काफी जल्दी लेकर आ जाते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जितने भी मैंने आपके सामने सॉल्यूशन यहां पे किए हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सर मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी मोबाइल ऐप में जाकर आप इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेलिवेंट कंटेंट के साथ। हाँ, लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के मैराथन हमने अपलोड कर दिए हैं जून 2024 के लिए। मैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 अप्रॉक्स में बात करूं, दोनों पार्ट मिलाकर 20 घंटे के आसपास हैं, 20 आवर्स के आसपास के दोनों मैराथन्स हैं। देख लीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें एमसीक्यू भी कवर किए गए हैं और ऑलमोस्ट हर चैप्टर का हमने उसके अंदर एक क्रक्स रिवीजन मैराथन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किए है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, फ्री टेस्ट सीरीज है। थैंक यू, बाय बाय।